थ्री ऑफ सेंटर मास। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस मास। इसमें कौन स्फीयर, कौन हेमिस्फीयर, ठीक है ना, शीट और डिस्क, इन तरीके के प्रॉब्लम्स रहेंगे। इसमें से जनरली टेस्ट के अंदर आपको एक प्रॉब्लम जरूर मिलता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैविटी वाला कंसेप्ट। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसके अंदर स्टार्ट करने से पहले आप एक दो बेसिक कंसेप्ट सीख लो। इन सवालों के अंदर आपको किसी भी चीज का मास नहीं गिवन होगा, वो मास हम डेंसिटी कंसेप्ट से निकालेंगे। जैसे मास निकालने के लिए हम तीन रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। ये हम तब यूज करेंगे जब लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां मिलेगा आपको? तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है एक रॉड के अंदर, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो इन केस ऑफ रॉड एंड इन केस ऑफ रिंग, तो रॉड और रिंग के एग्जांपल्स में आपको लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, मतलब जितनी भी अंदर से हॉलो टाइप की चीजें हो गई। अच्छा, और एक और जगह डिस्क, शीट ऑफ पेपर। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल हैं। इनमें मास लिखने के लिए आप यूज करोगे डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। अब जैसे एरिया अगर आप हॉलो स्फीयर का लिखोगे तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4πr²। तो ये फॉर्मूले रटे हुए रहने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर स्फीयर का मास निकालना है तो सिग्मा इंटू 4πr² कर लोगे। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपको अगर कोन का मास निकालना है, हॉलो कोन का, तो कोन का, हॉलो कोन का एरिया ये होता है πr_l। l होता है उसका स्लैंट हाइट, ठीक है ना, और πr_l होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। तीसरा डिस्क का तो खैर सभी जानते हो, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। तो ये तो हो गया सर्कुलर शीट का एरिया। अच्छा, फिर अगर ये शीट आ रही है तो शीट के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लोगे, या फिर स्क्वायर है तो l² कर लेना। तो कुल मिलाकर के बच्चों को दिक्कत आती है एक तो कोन में और एक ये स्फीयर के वॉल्यूम में। ये स्फीयर अगर कंप्लीट है तो 4πr² लगाएंगे, हाफ हेमिस्फीयर है तो 2πr² कर लेंगे। तो ये बस खाली आपके फॉर्मूले रटे हुए रहने चाहिए। एप्लीकेशन में अभी आपको दिखाई रहा हूँ। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में मास से होता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर एंड अप टू सॉन। जो जितने भी सॉलिड टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए वो सब इसके अंदर लाई करके इनका मास लिखने का तरीका होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम कैसे लिखोगे? तो वॉल्यूम स्फीयर का अगर आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 4/3πr³। वॉल्यूम अगर कोन का चाहिए तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3πr²h। अगर वॉल्यूम आपको सिलेंडर का जरूरत है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πr²h एंड अप टू सॉन। क्यूब का चाहिए तो क्यूब का तो खैर आसान ही होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब। तो ये हम वॉल्यूम, एरिया या लेंथ, इस तरीके की चीजों से मास को लिखने की कोशिश करेंगे। अब मैं डायग्राम टू डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो मजा आएगा कि किस तरीके से इसमें चलते हैं। अब जैसे ये पहला एग्जांपल देख रहे हो, ओरिजिनल या IIT का एग्जांपल है और पेटेंटेड एग्जांपल है, टेस्ट में आता ही आता है, नीट में भी एज इट इज छप के आपको मिल सकता है। करना क्या, इस फर्स्ट एग्जांपल में डाटा में ये दे रखा है कि जो सर्कल देख रहे हो ये एक डिस्क है, ठीक है ना। इसको आप एक डिस्क मानो और ये डिस्क आपको r रेडियस की दे रखी है और साथ में एक स्क्वायर शीट इसकी लगाई गई है जिसका डायमेंशन 2r दे रखा है। करना क्या है? करना ये हमें पता करना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। ये स्क्वायर शीट का आप सेंटर ले लो, ये डिस्क का सेंटर हो गया C1 एंड दिस इज सेंटर ऑफ स्क्वायर शीट C2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मास कहां पर लाई करेगा। तो फाइंड आउट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब सवाल बनाते हैं तो चार सिंपल ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर देते हैं कि इट लाइज विद इन दिस थिंग, इट लाइज विद इन दिस थिंग, या इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस थिंग, या नन ऑफ दिस। इस तरीके से चार ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। अब जब इसमें न्यूमेरिकल बनाना होता है तो फिर ये ओरिजिन देते हैं और उसके हिसाब से लोकेशन पूछते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन मान करके लोकेशन निकालेंगे, इससे हमारा कंसेप्चुअल भी ठीक हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हमें समझ आ जाएगा। तो अब ओरिजिन कहाँ माना जाए? देखो नंबर ऑफ चॉइसेस है ओरिजिन मानने की। आप यहाँ मान सकते हो, आप यहाँ मान सकते हो, आप यहाँ मान सकते हो। सबसे बेस्ट ओरिजिन मानना होता है जो दोनों का जंक्शन है इस जगह पर, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा अंदाजा लग जाता है कि सेंटर मास इसमें लाई करेगा या इसमें लाई करेगा। तो मैंने भी क्या किया, इस जगह पर दोनों के जंक्शन पर ओरिजिन मान लिया, तो ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया। ओके अब क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि अब हम इनको पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर सेंटर मास निकालने के लिए पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टेप ऑफ वर्किंग है, तो स्टेप ऑफ वर्किंग भी मैं पीछे लिख दे रहा हूँ।
तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगी। तो स्टेप्स ऑफ वर्किंग ये है, पहली स्टेप है ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मास से रिप्लेस करो, विच इज कैप्ट एट देयर सेंटर ऑफ मास। तो उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करो जिसको हम उनके सेंटर ऑफ मास पर रखते हुए चलेंगे। दूसरा, फाइंड आउट देयर मासेस। अब उनके मासेस फाइंड आउट करो बाय यूजिंग डेंसिटी कंसेप्ट। थर्ड और लास्ट, फाइंड आउट COM of system by using formula for point mass। तो पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमारा वही होता था RCM बराबर सिग्मा एम आर डिवाइडेड बाय सिग्मा एम। तो ये इसकी पूरी स्टेप ऑफ वर्किंग रहती है, जिस 3 स्टेप से हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। अब देखते चलते हैं, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम लगाते जाएंगे हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें मास से रिप्लेस करेंगे। ओरिजिन मैंने इसके जंक्शन पे मान लिया। अब इस पूरी डिस्क का मास तो उसके सेंटर पर होगा और इस स्क्वायर शीट का मास इसके सेंटर पर होगा। तो मैंने सारा मास M1 इधर कंसंट्रेट कर दिया और सारा मास M2 इधर कंसंट्रेट कर दिया। अब प्रॉब्लम इस तरीके का है कि मेरे पास एक M1 इधर है, M2 इधर है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट मासेस है और हमें पता है कि पॉइंट मास का सेंटर मास लाइन ज्वाइनिंग पर होता है। अब हमें इसका सेंटर मास निकालना है। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। M1 का कोऑर्डिनेट हो गया क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर आ गया तो -r, 0। इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये यहाँ से r डिस्टेंस पर आ गया तो M2 का कोऑर्डिनेट हो गया +r, 0। ठीक है, अब हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, बट वो निकालने से पहले अब हमें इनके मासेस लिखने पड़ेंगे। तो M1 लिखने जा रहा हूं मैं। अब क्योंकि ये डिस्क है तो इसलिए मैं सरफेस डेंसिटी इस्तेमाल करूंगा इनटू A1 यानी उसका एरिया। तो सिग्मा इनटू, अच्छा ये गिवन है क्वेश्चन में कि बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल, तो दोनों का मटेरियल सेम है यानी दोनों का सिग्मा सेम है। ठीक है ना, अगर सिग्मा सेम नहीं है तो फिर एग्जामिनर देगा, ऐसा मेडिकल में तो नहीं होता। ठीक है ना, तो M1 की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा इनटू A1 यानी डिस्क का एरिया, वो हो गया हमारे पास πr²। M2 निकालना है तो M2 हो गया सिग्मा इनटू स्क्वायर शीट का एरिया, वो हो गया 4r²। अब एक बड़ी काम की बात सुनो, यहाँ पर हम M1 की इतनी बड़ी वैल्यू और M2 की इतनी बड़ी वैल्यू लेते हुए नहीं चलेंगे। M1 और M2 में जो कॉमन होगा हम उसको तुरंत एलिमिनेट कर देंगे और जो कॉमन हटाने के बाद बचेगा हम वो फाइनल रिजल्ट में पुट करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ सिग्मा और r² कॉमन है तो बच्चा यहाँ पाई, तो मैं M1 की जगह डालूंगा सिर्फ पाई और M2 की जगह में डालूंगा सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि आप जब RCM निकालोगे तो ऊपर M है नीचे M है, दोनों में जो कॉमन है वो तो कट ही जाना है, तो हम क्यों उसको ले लेके घूमे इतनी बड़ी वैल्यूज को, हम छोटे प्रिसाइज रिजल्ट यूज करेंगे। तो अब दूसरी स्टेप आती है, तो अब पता चल गया होगा M1 की जगह में पाई डालना है और M2 की जगह में 4 डालना है। अब हम सेंटर मास यूज करते हैं। इसका सेंटर मास इसकी लाइन ज्वाइनिंग पर लाई करेगा। इसकी लाइन ज्वाइनिंग x एक्सिस हो गई तो हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। फॉर्मूला M1x1 प्लस M2x2 बाय में M1 प्लस M2। तो XUM निकालने के लिए अब आप M1 की वैल्यू डालो। M1 की वैल्यू हो गई पाई, x1 की जगह आप डालो उसका कोऑर्डिनेट, वो हो गया -r। M2 की जगह डाला आपने 4 और इसका x कोऑर्डिनेट r डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी पाई प्लस 4। तो XUM की वैल्यू, इस सिस्टम के x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू r मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और अंदर बचा मेरे पास 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है। देखो 4 बड़ा या पाई बड़ा, तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गई तो 4 बड़ा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर ये सेंटर मास लाई कर रहा है और राइट हैंड साइड पर कौन है? स्क्वायर शीट है। तो दिस इंप्लाइज दैट COM of system lies within square sheet। और कितना विदिन वो भी मैंने आपको निकाल के दे दिया और वो हो गया r टाइम्स 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम में कैसे पूछा जाता है। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको एलन के रेस में मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको किस यूनिवर्सल के अंदर मिल जाएगा, IIT में आया हुआ मिल जाएगा, तो हर जगह के लिए एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसको आप सीखो। अब देखो इस एग्जांपल में हमें दिया क्या गया है, ये एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक सॉलिड कोन है और एक सॉलिड स्फीयर है। तो एज शोन इन डायग्राम, solid sphere of radius capital R is capped over solid cone of radius capital R and height 4R. Find location of
सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। पहले डाटा जो हमें दिया गया है हम क्वेश्चन में अरेंज कर लेते हैं। देखो, इस कोन का रेडियस हमें दे रखा है कैपिटल आर, एंड इस कोन का जो हाइट है वो हाइट हमें गिवन है। तो यहां से लगा के यहां तक ये इसका हाइट है, और ये हाइट हमें गिवन है, इस हाइट का वैल्यू दे रखा है 4r। ये जो ऊपर आपको स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर का हमें रेडियस गिवन है, एंड मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन करके रेडियस लिख रहा हूं। इस स्फीयर का रेडियस मेरे को गिवन है, दिस रेडियस इज गिवन एज कैपिटल आर। ओरिजिन एज यूजुअल मैंने ज्वाइन पर मान लिया, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है या ये जो इनका जंक्शन है ये मेरे लिए काम कर रहा है ओरिजिन का। ठीक, ये हो गया ओरिजिन, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, ये इधर ये कोन का सेंटर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, किधर लाई करेगा। पहला काम, दोनों को पॉइंट मास बनाते हैं। ठीक, तो इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 कर दिया मैंने, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 कर दिया। स्फीयर का मास स्फीयर के सेंटर पर आ जाएगा। अब सेंटर पर क्यों, पूरा स्फीयर है, हेमिस्फीयर का 3r/8 पर आता था, हॉलो का r/2 पर आता था, तो मैंने पूरा लिया तो भाई सेंटर पर ही आएगा ना। अब कोन का सेंटर ऑफ मास अगर आपको याद हो तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, एंड दिस हाइट विल बी h/4, और h/4 बेटा आप करोगे तो ये मिल जाएगा r। बट कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें चाहिए होगी यहां से दूरी, ओरिजिन से दूरी, तो ये हो गया h/4 दैट मींस r, तो बाकी बचा हुआ हो गया 3r, तो ये हो गया मेरे पास 3r। इस जगह पर मेरे पास m2 आ गया। तो दोनों मासेस मेरे एक y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर और एक नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। अब इनके कोऑर्डिनेट की बारी, तो m1 का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, r। m2 का कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये हो गया 0, -3r। अब मैंने दोनों के पॉइंट मासेस बना दिए, दोनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इनके मासेस की बारी। अब m1 का वैल्यू लिखने के लिए, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी कंसेप्ट। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू v। ओके, अब सबसे पहले m1 की वैल्यू लिखते हैं। अब हमें चाहिए होगा सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन दिक्कत देगी, तो कॉमन चीज को एलिमिनेट कर देंगे। सिमिलरली m2 का वैल्यू पकड़ा, डेंसिटी इनटू कोन का वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम मैंने अभी आपको आते ही बता दिया कि 1/3πr² होता है, तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3πr², h की जगह आ गया 4r। तो बड़ी मजेदार बात आ रही है, रो इनटू 4/3πr³, मतलब दोनों के मासेस सेम आ रहे हैं, तो दोनों में सब कॉमन हो जाएगा, और इन दोनों की जगह हम पुट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है ना, तो m1 की जगह भी 1, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं हमारे पास डिफरेंट चीज। m2 की जगह भी 1, उसके अंदर भी हमारे पास कोई डिफरेंट चीज नहीं बचा, तो दोनों की प्रोपोर्शनलिटी में 1 आ गया। ये कैलकुलेशन में हमें बड़ी हेल्प कर देगा। मतलब मुद्दा ये है कि दोनों के मासेस सेम आ गए। ठीक है ना, अब तो सेंटर मास आराम से निकल जाएगा। अब दूसरी स्टेप है, अब सेंटर मास निकालने के लिए हम सेंटर मास के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि y एक्सिस पर है, तो YCM का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो YCM को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो m1 की जगह मेरे पास आ गया 1, y1 की जगह मेरे पास आ गया इसका y कोऑर्डिनेट विच इज r, m2 की जगह भी मेरे पास आ गया 1, और y2 की जगह मेरे पास आ गया -3r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह 1 + 1 यानी 2। तो ऊपर बचा मेरे पास -2r, नीचे आ गया मेरे पास 2, फाइनल आ गया मेरे पास -r। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से नीचे की तरफ लाई कर रहा है और -r के डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो COM लाइज विद इन कोन, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोन के अंदर लाई कर रहा है, एंड कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं 0, -r। तो ये हो गया अब सॉलिड स्फीयर और सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये मैंने इसको कंबाइन कर दिया हेमिस्फीयर को सॉलिड कोन के साथ। आप हॉलो भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हॉलो में भी ऐसी इसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे। तो अब इस एग्जांपल को खत्म करते हैं। तो रेडियस तो दोनों का r है, हाइट इसकी मैंने एज यूजुअल वही ले रखी है 4r। ठीक है ना, और अब हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन अब आप जानते ही हो, ओरिजिन में इसमें हमेशा दोनों के कॉमन पॉइंट पर ही लूंगा, तो ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया। ओके, अब सबसे पहला काम, हम इनको पॉइंट मास बनाएंगे बाय कीपिंग देम एट देयर सेंटर ऑफ मास। तो कोन का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर m1 आया, यहाँ से m1 की हाइट हो गई h/4 विच इज इक्वल्स टू r। कोऑर्डिनेट मिला 0, r। आई थिंक अब आपको बनाना आ गया होगा इसका कोऑर्डिनेट। अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर का कोऑर्डिनेट मास मैंने इधर रखा, हेमिस्फीयर का डिस्टेंस होता है सेंटर से 3r/8, तो मैंने इधर से 3r/8 लिया, और मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिखा 0, -3r/8। तो कोऑर्डिनेट दोनों के आ चुके हैं। ठीक है ना, मासेस बस खाली अब हमें लिखने बाकी हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट डेंसिटी इनटू पहले वाले का वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 1/3
पाई आर स्क्वायर, एच की जगह आ गया 4r। तो m1 यानी कोन का मेरे पास वॉल्यूम आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, अब हम आते हैं m2 पर। m2 यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का मास लिखते वक्त हेमिस्फीयर का वॉल्यूम डालना पड़ेगा, विच इज हाफ ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन निकालने की बारी। तो जरा देखो बेटा, कॉमन में रो 2/3 पाई आर क्यूब पूरा कॉमन है, तो इसकी जगह तो 1 बचा और इसकी जगह 2 बचा। अब ये जो चीज़ है ना, ये कैलकुलेशन को आप देख लो कैसे कंप्रेस करके एक लाइन का बना देती है। तो एक तो बच्चे ये लिख नहीं पाते, ऊपर से कैलकुलेशन मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए सवाल डराता है, जबकि देखो सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। अब अगर मैं इसका YCM निकालूं तो फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो YCM का वैल्यू मेरे पास आया। अब आप डाटा लगाते जाओ और सॉल्व करते चलते हैं इसको। तो m1y1, m1 हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास जो कि मैंने निकाला हुआ है 2, y1 हो गया उसका y कोऑर्डिनेट विच इज r, प्लस m2 की जगह मेरे पास आ गया 1 और y2 की जगह आ गया -3r/8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो YCM का वैल्यू आया, LCM लोगे तो ये हो जाएगा 16 - 3 हो गया 13r डिवाइडेड बाय 24। तो इसका y कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है 13r/24, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मास, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कोन के अंदर लाई करेगा। तो थर्ड स्टेप है COM ऑफ सिस्टम लाइज विद इन कोन, और कितनी हाइट पर लाई करेगा, तो 0,13r/24 की हाइट पर ये लाई करेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कलेक्शन ऑफ कंटीन्यूअस मासेस को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा मैं वो होंगे कैविटी के प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे लेक्चर है ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर लो, आपके ऊपर ज्यादा लोड ना आए। अब कैविटी वाले जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम कैविटी काटेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, वो अलग तरीका होता है और उसके कंसेप्ट अलग होते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर उसका रखेंगे। थैंक यू सो मच।